विंशोत्तरी महादशा का जो सीक्वेंस है प्लेनेट्स का, सीक्वेंस कहने का मतलब है कि सूर्य के बाद चंद्र के बाद मंगल के बाद राहु के बाद गुरु के बाद शनि के बाद बुध, ये इस प्रकार उनका सीक्वेंस है विंशोत्तरी महादशा में, वो सीक्वेंस वही रहेगा। और दशाओं का जो वर्ष निर्धारित किया गया है, जैसे अगर सूर्य की बात करते हैं 6 वर्ष मिलते हैं पूरे 120 वर्ष की महादशा में, तो 1/20th डिवीजन इसको मिला सूर्य को। अगर शुक्र की बात करते हैं, शुक्र गॉट 20 ईयर्स इन 120 ईयर्स, तो ये कितना मिला 1/6 पोर्शन ऑफ टोटल विंशोत्तरी दशा। इसी पोर्शन को प्रोपोर्शनेट रखते हुए जो नक्षत्रों का डिवीजन कर दिया गया, सब डिवीजन किया गया, और सब डिवीजन का नाम हमने नक्षत्रांश रखा या फिर सब लॉर्ड, सब रखा, सब एरिया, और उसके रूलर को सब लॉर्ड का। रूल वही, फॉलो वही करता है, और निकालने का तरीका उसका बड़ा आसान है। याद रखना चाहेंगे तो याद रख सकते हैं कि किसी भी प्लेनेट का सब कैसे निकाला जाए, तो बड़ा आसानी से सब निकलता है। अगर सन का सब है, सन सब इन एनी नक्षत्र, और बोला बड़ा आसान, प्लेनेट ईयर डिवाइडेड बाय विंशोत्तरी ईयर एंड मल्टीप्लाई इट बाय, डिवीजन किसका करने वाले हैं हम लोग, तो ये डिवीजन करने वाले हैं नक्षत्र से, नक्षत्र का डिवीजन होगा। अब इसको हम चाहे तो इधर रखते तो भी ज्यादा बढ़िया रहता, ज्यादा आसान रहता। बात वही आएगी 13 डिग्री 20 मिनट और 120 मल्टीप्लाई करते चलेंगे हम प्लेनेट के ईयर से, पी वाई। कभी हमारे लिए सूर्य होगा तो 6 साल हो जाएगा, और शुक्र होगा तो 20 साल हो जाएगा, चंद्रमा होगा तो ये 10 साल हो जाएगा। तो पी वाई शुड बी रिप्लेस्ड बाय डिफरेंट ईयर्स एज हैज बीन अलॉटेड टू प्लैनेट्स, ये तरीका, और हम लोग उसको आसानी से निकाल लेंगे। तो अगर इसी की सूर्य की एक बात कर देते हैं, 13 डिग्री 20 मिनट कहने का मतलब है 13 मल्टीप्लाइड बाय 60, ये मिनट्स में कन्वर्ट कर रहे हैं, प्लस 20 जो मिनट उसका ऑलरेडी है 126। आप देखेंगे कि ये 780 एंड प्लस 20 800 divided by this you got this and this. So since this was minutes value, we got 0 degree 0 minute, 0 नहीं, ये 40 मिनट्स हो गया, ये वैल्यू आ गई 40 मिनट और 0 सेकेंड। ये सन का समय, इस प्रकार से हम सब का सब निकाल सकते हैं। सूर्य चंद्र मंगल राहु केतु, किसी का भी नहीं बचेगा। ये एक साधारण सा हम लोगों ने देखा। अब बात आती है कि ये जो नक्षत्रों का डिवीजन हो गया, इसका हम लोग नाम क्या करेंगे। अगर हिंदी की बात करें, नक्षत्रेश कर दीजिए इसके स्वामी को, या इसका जो मतलब हुआ वो नक्षत्रांश हुआ, नक्षत्र का अंश हुआ, नक्षत्र का डिवीजन हुआ था इसलिए नक्षत्रांश बन गया। और इंग्लिश की बात करें या कृष्णमूर्ति में जो प्रयोग किया गया, सब एरिया हुआ या फिर सब एरिया हुआ, या फिर इसके रूलर को सब लॉर्ड के नाम से जानेंगे। ठीक है, कृष्णमूर्ति पद्धति में टोटल 1 से गिनते गिनते चले आएंगे और 249 तक हमारे पास में सब लॉर्ड्स हो जाएंगे। ठीक है, कृष्णमूर्ति पद्धति में क्या है, सब लॉर्ड इज द सुप्रीमो। सब लॉर्ड विल टेल यू अबाउट प्लेनेट फाइनल नेचर। ठीक है, सब लॉर्ड निकालने की विधि हम लोग समझ गए आसानी से, कोई दिक्कत किसी मित्र को नहीं है। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं, मैं आंसर देने की कोशिश करूंगा, और नहीं तो मैं आगे बढ़ूंगा। कोई दिक्कत? देखिए, केपी के 2 रूल है मुख्य रूप से। क्या रूल है वो? रूल इन केपी सिस्टम। आप सब जानते होंगे, बहुत पॉपुलर हो गया केपी। 2 ही रूल है, स्टार, या स्टार का मतलब अगर मैं लिख दूं तो नक्षत्र,
इज स्ट्रॉन्गर देन साइन, या फिर हिंदी की बात करें तो राशि। तो राशि की तुलना में नक्षत्र बलवान होता है, नक्षत्र ज्यादा इफेक्टिव होता है, एक रूल ये। और दूसरा रूल जो कहता है वह यह कहता है कि प्लेसमेंट, पोजीशन और ऑक्यूपेंट, ये जो इस्तेमाल करना चाहे हम आप कर सकते हैं, इज स्ट्रॉन्गर देन ओनरशिप। ओनरशिप कहने का मतलब हो गया स्वामित्व, और प्लेसमेंट कहने का मतलब हो गया कि भाव स्थित। तो दो बातें हैं और इन्हीं दो बातों से हम लोग सारी चीजों का निर्धारण करेंगे। क्या होगा, दो नियम से क्या निकालेंगे हम लोग, ये जो यहां पर दिया गया कि स्टार इज स्ट्रॉन्गर देन साइन, इस स्टार से क्या होने वाला है, और इस प्लेसमेंट और रूलरशिप, ये दोनों से ही हम बाकी नियम निकालेंगे। क्या नियम निकलेगा हमारा, वह यह होगा कि जब भी कोई ग्रह होगा वह ग्रह फलादेश करेगा, वह ग्रह रिजल्ट्स देगा। तो रिजल्ट्स क्या देगा, कैसा देगा, सबसे बड़ी बात जो इसमें कही गई कि ग्रह किसका भाई करेंगे, तो कहते प्लेसमेंट का करेंगे पहले, फल पहले या बाद में जो भी हो, प्लेसमेंट का करेंगे, क्योंकि प्लेसमेंट स्ट्रॉन्गर है ओनरशिप के मुकाबले। तो ग्रह जहां स्थित होगा, स्थित, इसको पोजिटेड कह सकते हैं आप, पोजिटेड, पोजिटेड का फल करेगा, ठीक है। और कहा कि इज स्ट्रॉन्गर देन, स्ट्रॉन्गर देन कहने का मतलब कि वो स्ट्रॉन्ग है ज्यादा, लेकिन दूसरा भी तो है, उसको डिनाई नहीं किया गया, रूल आउट नहीं किया गया, इसका मतलब ओनरशिप भी मायने रखती है, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे ग्रह स्थित, स्थित के बाद में लिखेंगे ग्रह का स्वामित्व, लॉर्ड्स। तो दो बातें अभी निकल के आई, किससे निकल के आई, ये इससे, दूसरे वाले रूल से निकल के आई है। ये जो सेकंड वाला रूल है, इस सेकंड वाले रूल से हम लोगों ने ये निकाला कि प्लेसमेंट, और प्लेसमेंट के बाद में तब ओनरशिप। अब इसमें पहला वाला रूल जब इंक्लूड करेंगे तो थोड़ा और मीनिंगफुल हो जाएगा। क्या है पहला वाला रूल, स्टार इज स्ट्रॉन्गर। तो जैसे ही स्टार की बात हो गई, तो ये जो ग्रह है, प्लैनेट अंडर कंसिडरेशन, वो ग्रह भी क्या कहता है कि ये ग्रह अपने से ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना देता है। जिस राशि में है उस, अभी तक तो हम यही देखते थे कि सूर्य मेष राशि में है, तो मेष राशि का स्वभाव ऐसा है, कैसा है, तो मैस्कुलिन है, वायोलेंट है, फायरी है। इस आधार पर हम लोग सन की, प्लेनेट की मॉडिफिकेशन कर देते थे, चाहे मून होता था, चाहे सैटर्न होता था। अभी हम क्या कर रहे हैं कि ग्रह को उस राशि में न पढ़ते हुए हम ग्रह को पढ़ेंगे किसके साइन में है, ये स्टार में, स्टार मीन्स नक्षत्र में। तो ग्रह जो हो गया वो किसका फल करने वाला है, नक्षत्र का, अपने नक्षत्र का करेगा। तो जब नक्षत्र की बात आ गई तो नक्षत्र में भी यही रूल लागू होगा। क्या रूल लागू होगा, दो रूल, रूल नहीं कहेंगे, उसी का हिस्सा है ये वाला, कि वो क्या करेगा, स्थिति, प्लेसमेंट को, और दूसरा स्वामित्व को, ओनरशिप। ये दो रिजल्ट देगा। तो ग्रह क्या करने वाला है, अब पूरे समग्रता में जब देखिएगा तो ये जानिएगा कि जहां पर नक्षत्र स्वामी बैठा था उसका सबसे पहले फल करने वाला है, यानी बन गया ये एक नंबर। फिर उसका नक्षत्र स्वामी जिन जिन भावों का लॉर्ड बना हुआ था, स्वामी बना हुआ था, उसका करने वाला है। बाद में तब आती है उस अपने प्लैनेट की
कि वो जहां पे स्थित है उसका करेगा, और जहां का वो स्वामी बनता है वहां का करेगा। ये 4 प्रकार से फल करने वाला है। चारों को आप चाहे तो नोट डाउन कर देंगे। पहला, और ये प्रायोरिटी बेसिस पे मैं लिख रहा हूं। सबसे पहले लिखिए ग्रह के नक्षत्र स्वामी जिस भाव में स्थित हो, प्लेस्ड हो। एक तो ये। दूसरा, ग्रह का नक्षत्र स्वामी जिस भाव का स्वामी लॉर्ड बनता हो। तीसरा, ग्रह का प्लेसमेंट, पोजीशन जिस भाव में हो। और चौथा जो बन जाएगा वह यह बनेगा कि ग्रह, इसको मैं लिख देता हूं ताकि ज्यादा कंफ्यूजन न हो जाए। ग्रह ग्रह जिस भाव का स्वामी होगा। ठीक है, ये 4 आधार पे, ये 4 परिस्थितियों के आधार पे ग्रह रिजल्ट देने वाला है। इसमें प्रायोरिटी क्या हो गई, सबसे पहले वो इसका फल करेगा, तब इसका, तब इसका, तब इसका। यानी सबसे पहले उसका नक्षत्र स्वामी जहां बैठा हुआ है, चौथे भाव में बैठा हुआ है, तो वो चौथे का रिजल्ट करने वाला है। और उसका स्वामी कहीं का हो। एक हम एग्जांपल लेते हैं इसको तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा। बनाना पड़ेगा। अच्छा, ठीक है, ये हम लोगों ने लिख लिया। इसमें भाव लिख देते हैं। मानते हैं कि ये 5 नंबर है। कन्या, सिंह, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, मेष, वृष, मिथुन और किसी एक प्लेनेट को लेकर के चलते हैं, इसकी चर्चा करें। बोलिए। चलो मंगल पर लेकर के चले। मंगल इज प्लेस्ड इन, ठीक है। अब इसी को देखते हैं। एक ग्रह हमारे पास में है मंगल। वह मंगल मेष राशि में ही बैठा हुआ है, मगर मेष राशि में 3 नक्षत्र होते हैं, अश्विनी, भरणी और कृतिका, केतु, शुक्र और सूर्य का। मंगल भरणी नक्षत्र में हो, उसका स्वामी बन जाएगा शुक्र। ठीक है, तो इसी ग्रह का हमें देखना है कि फल क्या करने वाला है। तो जो नियम हमने यहाँ पर सीखे हैं कि ग्रह का नक्षत्र स्वामी जिस भाव में स्थित हो, सबसे पहला फल उसका करेगा। तो देखिए जरा कि मंगल शुक्र के नक्षत्र में, शुक्र कहाँ बैठा हुआ है। इसमें लिखा हुआ नहीं है कि कहाँ बैठा हुआ है, तो बैठा देना पड़ेगा कहीं। कहाँ बैठाइएगा, शुक्र को यहाँ बैठाया हुआ है, यही था वो। मंगल शुक्र का फल करेगा। शुक्र बैठा हुआ है, सौभाग्य से कहिए या दुर्भाग्य से कहिए, जो भी हो, वो 9th हाउस में बैठा हुआ है, तो वो 9th का फल करेगा। फिर दूसरी बात आती है
कि वह अपने नक्षत्र स्वामी के भावों का भी फल करने वाला है। उसके नक्षत्र स्वामी शुक्र की दो राशियां होती है, एक तुला राशि और एक वृषभ राशि। दो घरों में वो दोनों घर का फल करेगा। अब दो घरों में किसका फल करेगा? एक सौभाग्य देखें या जो भी देखें कि उसके दो घर में दोनों में कोई ना कोई ग्रह हो सकता है या दोनों के दोनों खाली हो सकते हैं। थोड़ी देर के लिए हम मान के चलते हैं कि गुरु बैठा हुआ है उसके उस भाव में। तो यहाँ हम लिखेंगे सबसे पहले उस भाव को जो भाव अनऑक्युपाइड हो, अर्थात उसमें कोई प्लैनेट न बैठा हो जिस भाव में, उसको पहले। तो तीसरा भाव, फिर उसके स्वामित्व में जो ग्रह बैठा है तब उसका स्थान आएगा। तो दशम भाव यहाँ है, शुक्र की राशि है परंतु बैठा हुआ है गुरु, तो लिख लीजिए उसको भी, उसका नंबर। ये हो गया मंगल ने अपने नक्षत्र स्वामी के अनुसार 3, 9 और 10 भावों का फल देना है। प्रायोरिटी क्या होगी? सबसे पहले नवम का देगा यानी प्रमुखता से देगा, फिर तीसरे भाव का देगा और दसम भाव का रिजल्ट कब मिलेगा? उतना प्रमुखता से नहीं मिलेगा। अब ग्रह की अपनी बात आती है कि क्या ग्रह अपना फल देगा कि नहीं देगा। तो ग्रह अपना फल भी करेगा। क्या करेगा? तो वही शुक्र के लिए रूल लगाए गए हैं, मंगल के लिए भी वही रूल लगेंगे। ग्रह जहां स्थित हो, ग्रह कहाँ स्थित है? ये यहाँ नवम भाव में स्थित है, तो आप नवम लिख लीजिए। अब फिर बात आती है कि मंगल के दो, सॉरी यहाँ न लिख करके हम लोग मंगल का यहाँ पोजीशन लिखेंगे। मंगल की दो राशियां होती है, एक मेष है और दूसरा वृश्चिक है। तो वृश्चिक मेष और वृश्चिक में दो राशियों में दोनों के फल देगा। अगर कोई अनऑक्युपाइड हाउस है यानी कोई ग्रह नहीं बैठा तो पहले उसका फल करेगा, अब किसी में ग्रह बैठा है तो उसका बाद में करेगा। तो इस परिस्थिति में मंगल चौथे भाव का फल मंगल चौथे भाव का फल पहले करेगा, तत्पश्चात बचे हुए भाव का करेगा। बचा हुआ भाव है नवम भाव। इसमें आप संयोग से ये देखिए, चौथा और नवम लिखना है, कोई भी भाव लिख लीजिए, बात बराबर है। क्यों बराबर है? क्योंकि मंगल शुक्र के नक्षत्र में जो नवम में बैठा हुआ है, तो वो बाद में आने के बाद भी उस प्रमुखता से उसी को दे जाए। ठीक है, यहां तक बात हो गई हमारी ग्रह की। ये आप इसको कह सकते हैं पोजिशनल स्टेटस और इसको कह सकते हैं स्टेलर स्टेटस। अभी हम डिफाइन नहीं करने जा रहे हैं कि ये किस प्रकार का स्टेटस और क्या क्या है। ग्रह जिस नक्षत्र में होता है उसके आधार पर उसको वो स्टेलर स्टेटस मिलता है, और प्लैनेट को पोजिशनल स्टेटस मिल सकता है। कुछ कंडीशंस होते हैं उसको, उसकी चर्चा हम लोगों ने दूसरी क्लास में की है। अगर वो क्लास में आप अटेंड होना चाहें तो आ सकते हैं, या फिर हमारी वीडियो है उसको देख सकते हैं, इसमें भी उसको मिल जाएगा। ये पीएस की बात हो गई। अब देख रहे हैं हम कि हमारे पास में कुछ भाव आ गए इकट्ठे होकर के, कुछ भाव रिपीट हुए हैं। तो कृष्णमूर्ति पद्धति में जो कहा गया था कि ये सिग्निफिकेटर बन गए, दीज हाउसेस बिकेम सिग्निफिकेटर। मंगल और शुक्र यानी मंगल ग्रह इन भावों का सिग्निफिकेटर बना। सिग्निफिकेटर बन तो गए, लेकिन ये बात पूरी तरह से क्लियर नहीं होती है कि नवम भाव का क्या होने वाला है, चतुर्थ भाव का क्या होने वाला है। चतुर्थ भाव एजुकेशन से रिलेटेड, नवम भाव एजुकेशन से रिलेटेड, फोर्थ इज एजुकेशन, नाइन्थ इज हायर एजुकेशन। तो एजुकेशन के बारे में क्या कह रहा है? एजुकेशन कंप्लीट होगी, एजुकेशन एक्सेलेंसी मिलेगी, या एजुकेशन में ब्रेक होगा, ये कौन बताएगा? दिस विल बी डिसाइडेड बाय प्लैनेट सबलॉग। तो प्लैनेट यहाँ कौन है? प्लैनेट मंगल है।
मंगल शुक्र के नक्षत्र में है और किसके सब में है, ये डिसाइड करेगा। तो मान लेते हैं कोई भी प्लेनेट हो, सपोज कीजिए थोड़ी देर के लिए शनि, मंगल शुक्र के नक्षत्र में और शनि के शब में है। शनि की प्लेसमेंट थोड़ी देर के लिए मान करके चलिए कि शनि यहाँ है। अब शनि के आधार पर जो कुछ भाव मिलेंगे आपको, तो शनि सबसे पहले तो जहां बैठा है वहां का लिखेंगे। बैठा कहाँ पे है, 12वें में बैठा है। लॉर्ड कहाँ कहाँ का बनता है, वो 6 का बनता, 7 का बनता है। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर 6। तो प्लेनेट मार्स इन द स्टार ऑफ वीनस एंड सब ऑफ सैटर्न, सब लॉर्ड। तो जो सिग्निफिकेटर बनता है वो प्लैनेटरी पोजीशन के आधार पर बनता है, पीएस और एसएस के आधार पर, यानी कि पोजिशनल स्टेटस और स्टेलर स्टेटस। सब लॉर्ड लेवल पे सिग्निफिकेटर नहीं बनता। मतलब 12, 6 और 7 घरों का रिजल्ट न दिया जाएगा। ये 12, 6 और 7 घर शनि सबकी वजह से दिखे हैं, तो ये 12, 6, 7 भाव उन भावों के फेवरेबल और अनफेवरेबल होने के बारे में बताएंगे जो मार्स और वीनस की वजह से दिख रहे हैं। मार्स और वीनस की वजह से हम कौन कौन से हाउस देख रहे हैं, अगर मैं इसको सीरियली अरेंज करके लिखूं थोड़ी देर के लिए, 3, 4, 9 एंड 10, ये हाउस मिले हमें। ये सिग्निफिकेटर है और इसकी क्वालिफिकेशन करने वाले शनि के द्वारा दिखाए गए घर होंगे 12, 6 और 7। तो थोड़ी देर के लिए अगर आप इसमें बहुत से घर आए हैं, 3 भी आया है, 4 भी आया है, 9 भी आया है, 10 भी आया है, क्या होगा। सपोज एजुकेशन हम लोग ले रहे हैं 4, एजुकेशन का 12, 6 और 7, ये उसके बारे में फेवरेबल और अनफेवरेबल बताएगा। तो फेवरेबल अनफेवरेबल को समझने से पहले जब तक हम ये नहीं जानेंगे कि फेवरेबल क्या होता है और अनफेवरेबल क्या होता है, बहुत बात क्लियर नहीं होती। कृष्णमूर्ति पद्धति में कुछ भावों को, 12 भाव है हमारे पास में, कुछ भावों को पॉजिटिव माना गया है, कुछ को निगेटिव माना गया है। पॉजिटिव कहने का मतलब फेवरेबल और निगेटिव कहने का मतलब अनफेवरेबल। उस घटना के लिए अशुभ हो जाता है या शुभ हो जाता है। ठीक है, फेवरेबल, फेवरेबल हाउस लिखिए, कष्ट लिखिए, भाव लिखिए, सभी एक ही बात को सूचित करते हैं। 1, 3, 3 से पहले 2 लिखना जरूरी है। 1, 2, 3, 6, 10 और 11 ये फेवरेबल हाउस कहे गए हैं। और इसके ठीक अपोजिट वाले, यानी इसमें 7th साइन जो हो जाएगा, यानी कि 7, 8, 9, 12 और भी बच गए हमारे पास में 4 सर 5 बाकी, 5 बच गए, वो भी लिख देता हूँ। 4, 5, 7, 8, 9, 12, तो 6 घर हो गए ये शुभ और 6 घर जो हो गए वो अशुभ हो गए। शुभ और अशुभ का मतलब फेवरेबल और अनफेवरेबल मान के चलिएगा। और ये फेवरेबल अनफेवरेबल विथ रेस्पेक्ट टू स्टार पोजीशन और विथ रेस्पेक्ट टू परसेप्शन है। जैसे 4th हाउस अनेक वस्तुओं का सूचक है, ये माता का भी सूचक है, ये भूमि का सूचक है, भवन का सूचक है, एजुकेशन का सूचक है और भी बहुत बातों का सूचक है। इस बात को हम कैसा लेकर के चल रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, जैसे कभी ऐसी होती है बात डेथ होना है, कभी हम डेथ का इंतजार करते हैं, वो हमारे लिए फेवरेबल है, और कभी हम डेथ को चाहते हैं कि ना। जैसे अपना कोई है तो हम क्या सोचते हैं कि बच जाता तो अच्छा होगा,
और यही कोई हमारा वैसा है तो हम सोचते हैं कि चला ही जाता तो अच्छा होगा। तो ये परसेप्शन पर भी निर्भर करता है कि किस बारे में आप सोच रहे हैं। जैसे थोड़ी देर के लिए मकान की बात हो तो मकान हम चाहते कि खरीद लें, और कभी हमारी ऐसी इच्छा भी रहती है कि मकान बिक जाता तो अच्छा। तो ये परसेप्शन पर भी निर्भर करता है, तो उसके आधार पर हम प्रेडिक्शन में भी बदलाव लाएंगे। जैसे मैरिज की बात करते हैं तो मैरिज के लिए टाई अप जरूरी होता है, वो हम चाहते हैं कि मैरिज हो जाए। कभी कभी हम मैं भी चाहते हैं कि जितना जल्दी छुटकारा मिल जाए। तो ये दोनों बातें जो है वो परसेप्शन पर निर्भर करती है, शुभ और अशुभ। वास्तविक रूप में न कुछ शुभ है, वास्तविक रूप में न कुछ अशुभ है। सब सोचने का तरीका है और हमारी आवश्यकता के अनुरूप वो बनता कैसा है। ठीक है, ये फेवरेबल और अनफेवरेबल की बात हो गई। रूल हमने सीखा, उस रूल पे एक और रूल ऐड करेंगे। क्या ऐड करेंगे? तीसरा रूल बना लीजिए, स्टार, या फिर आप इसको नक्षत्र बोलिए, नक्षत्र प्रोपोजेज, सब डिस्पोजेज। प्रोपोजेज एंड डिस्पोजेज। प्रोपोजेज का मतलब है कि वो नक्षत्र जो है, नक्षत्र स्वामी घटना को दिखाता है, परंतु उस घटना के घटित होने के लिए घटेगा, वो घटना घटेगी फेवरेबल या अनफेवरेबल, ये सब बताएगा। जैसे 10th हाउस शो कर रहा है, 10th हाउस इज हाउस ऑफ प्रोफेशन, तो प्रोफेशनल स्टेटस दिखता है। कहाँ पे दिखता है? स्टार लेवल पे, नक्षत्र दिखाता है। प्रोफेशनल स्टेटस बढ़ेगा कि घटेगा, दो बातें हो सकती है। ये कौन बताएगा? सब बताएगा। एक कहावत है, चौबे गए थे छब्बे बनने, दूबे बन के आए। मतलब हम प्रमोशन कराने गए थे, हम पढ़ने गए थे और हम घट के आ गए, ऐसा हो सकता है। तो ऐसा हुआ क्यों? वो इसी से दिखता है, स्टार प्रोपोजेड, सब डिस्पोजेड। ठीक है, स्टार इंडिकेट्स इवेंट एंड सब इंडिकेट्स कमिटमेंट। कैसा होगा वो घटना जो है, वो घटना के बारे में बता रहा है, फेवर में होगा कि फेवर में नहीं होगा। ठीक है, एक एग्जांपल से समझेंगे तो शायद इसको ज्यादा बढ़िया रहेगा आपको। ये देखिए, स्टार लेवल पे एक प्लेनेट है, कोई प्लेनेट इन द स्टार ऑफ एक्स एंड सब ऑफ वाई, हम मान के चलते हैं थोड़ी देर के लिए। तो ये स्टार जो है वो 7th में अपीयर होता है और सब 6 में अपीयर होता है। इस परिस्थिति में अगर मैरिज की बात कहनी हो तो 7 तो दिख रहा है मैरिज, लेकिन सब की पोजीशन है 6। विथ रेस्पेक्ट टू स्टार पोजीशन इट इज 12, और हमने ये देखा 12th पोजीशन अशुभ, अनफेवरेबल। तो ये क्या कहता है मैरिज के बारे में? नो मैरिज। अगर दशा भुक्ति चल रही हो प्लेनेट की और उसमें यही कंडीशन हो रहे हो, तब क्या होगा? मैरिज तो हो रखी है, तो मैरिज हो रखी है तो क्या हो सकता है? अगर टाइप सूट किया हुआ है तो डाइवोर्स हो सकता है, या किसी वजह से ड्यू टू प्रोफेशनल एक्टिविटी और कोई और वजह देयर मे बी सेपरेशन। ठीक है, ये बताता है। अब इसी में अगर कृष्णमूर्ति पद्धति में रहते हैं तो सब जो है, अगर किसी और फेवरेबल कस्ट में अपीयर होता है तो वो रीयूनियन भी बताएगा। फेवरेबल का क्या मतलब है? विथ रेस्पेक्ट टू दिस पोजीशन फेवरेबल कस्ट आना चाहिए। तो क्या है फेवरेबल कस्ट? 5 है फेवरेबल कस्ट, 11th है फेवरेबल कस्ट। तो अगर ये आता है देयर मे बी रीयूनियन। ठीक है, ये एक कंडीशन है। अच्छा, ये एक एग्जांपल हम लोग देख रहे थे, ये एक आइडियल एग्जांपल है।
आइडियल एग्जाम्पल कहने का मतलब कि ऐसा एग्जाम्पल हॉरोस्कोप में नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि ये स्टार सिर्फ और सिर्फ 7th को ही इंडिकेट करे ऐसा नहीं होगा। क्या होगा? इसके साथ में 6 भी आ जाएंगे, 5 भी आ जाएंगे, 9 भी आ जाएगा, 11 भी, अनेक हाउस होते हैं और सब की पोजीशन जो है वो 6 ही नहीं होगा, 4 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है, 11 भी हो सकता है, 12 भी ऐसे हो सकते हैं। तो देयर मे बी मोर देन वन हाउसेस एट स्टार लेवल एज वेल एज सब लेवल। तब उसमें हमें पढ़ना थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स मालूम होता है, उसको हम लोग आसान बना सकते हैं। कैसे आसान बनाएंगे? तो एक बात है कि हर कस हर भाव अपने बारे में बताता है, अपने इवेंट को बताता है, वो इवेंट होगी, निश्चित रूप से होगी। 7 का फल मिलेगा, 6 का भी मिलेगा, 5 का भी मिलेगा, 9 का भी मिलेगा, 11 का भी। क्योंकि स्टार लेवल पे आया है इसलिए ये होगा। क्या होगा? दैट विल बी डिसाइडेड बाय द पोजीशन ऑफ सन। बहुत सारे हैं, कुछ फेवरेबल हो जाएंगे। अगर सारे फेवरेबल हो गए तो उससे संबंधित फेवरेबल रिजल्ट्स मिल जाएंगे। ऐसा भी हो सकता है कि सारे के सारे निगेटिव हो गए तो निगेटिव रिजल्ट मिल जाएंगे, या ऐसा हो सकता है कि कुछ फेवरेबल है और कुछ अनफेवरेबल है। उस परिस्थिति में आप क्या कहिएगा? उसमें आप दोनों रिजल्ट बताइएगा। ऐसी परिस्थिति में दोनों प्लस माइनस हो, फेवरेबल अनफेवरेबल, तो घटना में विलंब होने की संभावना होती है, विलंब होता है, घटना दोनों घटती है, ये वाली भी और वो वाली भी। नो मैरिज और मैरिज दोनों दिख रही तो क्या होगा? फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम देन विल बी अनमैरिड, उसके बाद में मैरिज होती है। तो दोनों ने अपना रिजल्ट दिया। जब कभी ऐसा आता है तो उसमें डिले ही शो करता है। तो एक तो हम टाइम पीरियड फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास में एक टूल मिल जाता है कि विलंब होने वाला है, विलंब होगा। चलिए ठीक है, ये समझ गए। अब ये इसमें कुछ हाउसेस मिले हमें, ठीक है, 2 3 4 हाउसेस थे। इसी के आधार पर हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं इसको, इसी एग्जाम्पल को लेकर के कि जब बहुत सारे भाव मिलते हैं हमें तब क्या करना चाहिए। प्लैनेट इन द स्टार ऑफ, मैं लिख देता हूं, स्टार लॉर्ड एंड सब लॉर्ड। मान के चलते हैं कि कोई एक स्टार प्लैनेट, let sun is a planet which is in a star, किसी स्टार में। कौन सा स्टार है? एग्जाम्पल ले लीजिए। चलिए कोई भी स्टार हो, हम मानते हैं एक्स स्टार। वैसे तो मून भी मान सकते हैं, जुपिटर भी मान सकते हैं, कोई मान ही नहीं। मैं मानता हूँ सन इज इन द स्टार ऑफ जुपिटर। अब जुपिटर जो है सो एपियर होता है कुछ भावों में, और सन के पास में पीएस है, वो अपीयरेंस ले आता है 1 5 7 8 और 11। क्या प्रेडिक्शन हो सकती है, क्या फल करेंगे हम लोग? सन इज सिग्निफिकेटर ऑफ 1 5 7 8 10 11। सबका अपना अपना अर्थ होगा। 1 सेल्फ स्टेटस, 5th आर्ट क्रिएशन चिल्ड्रेन, 7th मैरिटल अफेयर्स पार्टनर बिजनेस, 8th एक्सीडेंट। ऐसा भी कहिए कि हिडन एक्टिविटीज, अनएथिकल एक्टिविटीज, 11th सोर्स ऑफ इनकम, डिजायर्स। तो ये सारे भाव एक्टिव होते हैं। अब इतने सारे भाव हो गए तो क्या हो गया? ये एक प्रकार की कोड है, कॉस्मिक कोड कह सकते हैं आप, कॉस्मिक कोड। इस कोड को अगर हम डिकोड कर सकेंगे एस्ट्रोलॉजिकली तो हम क्या कर सकते हैं? एनालिसिस कर सकते हैं, हम प्रेडिक्शन कर सकते हैं। क्या प्रेडिक्शन कर सकते हैं?
पॉसिबल इवेंट्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। ये नहीं कह सकते हम लोग कि ये होगा। अगर हम ये कहते कि ये होगा तो इसका मतलब है कि हमने पूरी बात नहीं समझी है नेचर की। क्योंकि जो चीज दिखाई देती है वो हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। ठीक है, कई चीजों पर निर्भर करता है। क्योंकि सबसे पहली बात है कि हॉरोस्कोप में क्या उसको ये चीज लिखा हुआ है, उस लिखे हुए को हम लोग कहते हैं प्रोमिस इन हॉरोस्कोप, एंड दैट विल बी डिसाइडेड बाय सबलॉन ऑफ ए पार्टिकुलर कास्ट। जिस भाव से देखे जाते हैं, जैसे संतान सुख की बात करते हैं तो संतान पंचम भाव से देखा जाता है। क्या पंचम भाव का सबलॉन संतान सुख की बात करता है? तो वो प्रोमिस हो गई, वो लिखा है कुंडली पे। अगर लिखा है तो कोई भी घटना लिखी हुई कब घटेगी? जब उसके सिग्निफिकेटर प्लैनेट्स की दिशा चलेगी। तो दशा, महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा वगैरह उस घटना को फेवर करता है। दूसरी स्थिति बन गई आपको, सबसे पहला प्रोमिस होना चाहिए, दूसरा उस इवेंट को इनेक्ट करने के लिए दशाएं चल रही हो। तीसरी बात, दशा अंतरदशा के साथ साथ ट्रांजिट का रोल है। ट्रांजिट में प्लैनेट इस तरह से अरेंज हो, इस तरह से साइन और स्टार में बैठे हो जो सिग्निफिकेटर बनते हो उसी इवेंट्स के, जिस इवेंट को हम देखना चाहते हैं, बताना चाहते हैं। तो दशा अंतरदशा के साथ साथ ट्रांजिट का भी रोल आ गया। कई ऐसी बातें हैं इनके साथ होने पर तब जाकर के वो घटना घटती। हम लोग देख रहे थे कि इसमें सन एक प्लेनेट है जो जुपिटर के स्टार में है, एंड ड्यू टू जुपिटर we got some houses 1, 5, 7, 8 and 11। इस तरह से